यस फॉर ऑल के आधुनिक इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें बंगाल की स्थिति को देखते हैं। इससे पूर्व आपने यूरोपीय कंपनी को देखा था, कैनेडिक के वार को देखा था और आज हमें एक एक करके सूबे को देखेंगे जो कि स्वतंत्र होते गए उत्तर मुगल के समय। इसमें से एक प्रमुख सूबा था बंगाल और कहा जाता था कि उस समय 64 लाख वार्षिक आय देने वाला बंगाल एकमात्र राज्य था। शायद किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री की इतनी आय नहीं थी जितना अकेला भारत का बंगाल सूबा देता था। बंगाल एक संपन्न राज्य था। इसके पीछे वहां की प्रशासनिक क्षमता थी जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है मुर्शिद कुली खां का और अलवर्दी खां का, जो कि बंगाल को संपन्न बनाने में उनका योगदान था। और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी सामंजस्य बना के रखा था। तो आज आइए हम देखते हैं बंगाल की स्थिति को। तो देखिए, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। देख रहे हैं कितनी संपन्नता थी बंगाल में। और मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। अगर देखा जाए तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के समय मुर्शिद कुली खां ही बंगाल का सूबेदार था और यह परिस्थितियों का फायदा उठाकर स्वतंत्र हो गया था। यद्यपि देखा जाए तो उत्तर मुगल ने कुछ शासकों को यह कर भी प्रदान करता था। और यहाँ आगे देखते हैं, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र था परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। जान ही गए आप। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो भगीरथी नदी पर के तट पर है, स्थानांतरित की थी। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम में प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन था। 1740 से के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलवर्दी खां ने बंगाल का नवाब यह बन गया। तो अभी मुख्य रूप से प्रमुख में अलवर्दी खां को देखेंगे और अलवर्दी खां के नाती के रूप में ही हमें जानते हैं सिराजुद्दौला को, जो कि काफी कम उम्र में नवाब बना था। कहा जाता है तो वह मात्र 17 साल का था। कई बुक में लिखी रहे कि वह 21 साल का था और चापलूसों और उदंड व्यक्तियों से घिरा रहने के कारण उसका प्रशासनिक क्षमता का कोई विकास नहीं हुआ था। अलवर्दी खां की मृत्यु देखिए, अगर देखा जाए तो 1756 में हो गई थी और 1756 में होने के बाद उसके नाती सिराजुद्दौला, जो कि मान लीजिए 21 वर्ष का ही था, उसे नवाब बना दिया गया था। और यह अंग्रेजों, यदि देखा जाए तो अलवर्दी खां पहले ही बता चुका था सिराजुद्दौला को कि यह अंग्रेज जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान है। यदि यह प्यार से रखो तो यह शहद देगी और अगर इसे छेड़ोगे तो यह डंक मारेगी। तो इसी तरह अंग्रेज भी थे। अंग्रेज पैसा जो लेते थे वो सुरक्षा देते थे, प्रदान करते थे और समृद्धि में उनका योगदान रहता था। इसलिए मुर्शिद कुली खां ने मुगल साम्राज्य और अंग्रेजों से एक अच्छा सामंजस्य बना के रखा था, जो कि आगे अलवर्दी खां भी उसको दिखाया। और फिर लेकिन सिराजुद्दौला इस बातों को नहीं समझ पाया। स्थित अलीपुर के आसपास से अंग्रेजों ने किलाबंदी करने की कोशिश की, जिसका विरोध सिराजुद्दौला ने किया। और अलीपुर में बाद में आप देखिएगा अलीपुर की संधि भी होती है, जिसमें सिराजुद्दौला को कोई खास विजय नहीं हासिल होती है और आगे अंग्रेजों से मनमुटाव होता है। और बंगाल का यह जो नवाब का परिवार था उसने ही सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिसमें बहुत से पात्र आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें आपने घसीटी बेगम का नाम सुना होगा, फिर जगत सेठ का नाम सुना होगा, या फिर मीर जाफर का जो उसका प्रमुख सेनापति था। इसने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ एक आंतरिक षड्यंत्र रचा। और देखिए यहाँ पर आगे अगर देखा जाए तो अगर इसमें लूसेंट में जो दिया हुआ है, इसके शासनकाल में बंगाल समृद्धशाली रहा अलवर्दी खां के समय और इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था। इसका उत्तराधिकारी देखिए यहाँ दामाद दिया हुआ है, जबकि यह नाती था। कई बुक में दामाद भी हो सकता है दिया हो। सिराजुद्दौला हुआ 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी हो गई, वही सिराजुद्दौला के समय ही हुई। यह वही देखा जाए तो यह फोर्टिफिकेशन यानी ध्रुवीकरण का विरोधी था, जिसके कारण कुछ अंग्रेजों को एक कोठरी में यह बंद कर दिया। कहा जाता है कि कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुई, जिसमें 146 से अंग्रेजों को इसने बंद कर दिया, जिसमें बच्चे, महिलाएं और कुछ वृद्ध भी थे, जिसमें मात्र 23 से बच के निकले थे। और इस घटना ने अंग्रेजी समाज को काफी झकझोर दिया था।
अब ये कई इतिहासकार कहते हैं कि यह घटना जो हॉलवेल नाम का एक प्रत्यक्षदर्शी था, जेड हॉलवेल, उसके अनुसार यह बताया गया है, जो कि हो सकता है कि यह बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई हो और जिसके कारण सिराजुद्दौला को भारतीय भी जनमानस में एक विलेन करार दिया जाए। के बाद जो प्रमुख घटना होती है वह प्लासी का युद्ध होता है, जो कि 23 जून 1757 को लड़ी जाती है और यह बंगाल में ही युद्ध होता है। और इसमें देखा जाए तो नवाब के परिवार के लोग और नवाब के जो अधिकारी थे उन्होंने ही सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र किया था अंग्रेजों से मिलकर। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो यह देखिए प्लासी युद्ध 23 जून 57 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है और जिसमें सेनापति मीर जाफर धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। सिराजुद्दौला पराजित होता है और इसी युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मतलब अब कठपुतली नवाब का दौर शुरू हो गया। मतलब अंग्रेज जिसे चाहते उसे नवाब बनाते और जिसे चाहते उसे पद से हटा देते। तो यहाँ पर देखिए प्लासी की लड़ाई जो हुई थी इसमें मोहनलाल और मीर मदान जो कि हिंदू थे के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब की वफादार रही और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। और यहाँ तो आप जानते हैं प्लासी नदी भगीरथी के तट पर बसा हुआ है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। देखिए कालखंड के अनुसार अगर देखा जाए तो 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। एक प्रकार से अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हासिल कर लिया था और काफी पैसा यह इंग्लैंड में भेजने लगे, जो 1757 में मीर जाफर को गद्दी पर बैठाकर युद्ध हर जाने के रूप में वसूला गया और यह पैसा सीधा इंग्लैंड को जाता था। और जब मीर जाफर पैसा देने से मतलब एक तरफ से देखा जाए तो मनमानी रूप से मीर जाफर से पैसा प्राप्त अंग्रेजों को नहीं हुआ, तो इसने उसे हटाकर उसके दामाद देखा जाए मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम ने एक क्रांतिकारी के कदम उठाते हुए जो 1717 के फर्रुखशहर के फरमान यानी गोल्डन फरमान जो मिली थी, जिसमें कर मुक्त अंग्रेज व्यापार कर सकते थे एक वार्षिक कर अदा करने के बाद, जिससे भारतीय व्यापारी को काफी नुकसान होता था। तो इसके एवज में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी, जिसके कारण अंग्रेज काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया। और यहाँ देखा जाए तो एक प्रकार से अंग्रेज और जो तत्कालीन नवाब थे उनके बीच वैमनस्यता हो जाती है, यानी कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो जहां राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी, अब मुर्शिदाबाद से हटाकर मीर कासिम ने राजधानी को देखा जाए तो यह मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। तो एक और नवाब के पद पर मीर जाफर को घोषित कर दिया, जबकि कहा जाता है कि यह ऐसा दौर आया जब बंगाल में दो नवाबे कार्यरत थे, एक तत्कालीन नवाब जो मीर कासिम और अंग्रेजों के द्वारा पुनः बैठाया गया मीर जाफर था, और एक की राजधानी मुर्शिदाबाद और दूसरा जो मुंगेर से शासन कर रहा था। तो यहाँ देखा जाए तो और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। तो इसके बाद देखेंगे आप बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, जिसमें मीर कासिम जो बंगाल का तत्कालीन नवाब था मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों का गठबंधन होता है और यह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। लेकिन इस युद्ध में कोई परिणाम यह निकल के आता है मिला जुला कर कि मीर कासिम को भागना पड़ता है और दोहरी एक संधि होती है जो एक अवध के नवाब के साथ है और दूसरी संधि शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों को ने किया था और अंग्रेजों को इस प्रकार बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मोनरो थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिए। तो आपको बंगाल के नवाब के क्रम में 3 नवाब का नाम याद रखना है। पहला था मुर्शीद कुली खां, उसके बाद अलवर्दी खां और तीसरा सिराजुद्दौला, जिसके समय प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और देखिए कालकोठी की घटना घटी थी सिराजुद्दौला के समय और यह 20 जून 1760 के बाद
मैसूर को देखा जाए, मैसूर भी एक प्रमुख राज्य था और यह दक्षिण भारत में है। और मैसूर में बोडियार वंश का शासन था, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक हैदर अली नामक एक छोटे पद पर कार्यरत सैनिक ने बाद में नंजराज, जो कि बोडियार वंश से ही संबंधित थे और वो उसके अधिकारी थे, और उनकी सहायता से वह एक महान सेनापति बना। टीपू सुल्तान उसके पुत्र थे, तो ये ध्यान में आप रखिएगा, हैदर अली। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजों के मैसूर से संबंध इस पर है। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। याद रखिएगा, बोडियार वंश से यह सत्ता ली गई थी और बाद में टीपू सुल्तान के पतन होने पर, यानी मतलब देखा जाए तो मैसूर राज्य का फिर पतन होता है और एक छोटे बालक को अंग्रेजों ने फिर बोडियार वंश से लाकर गद्दी पर बैठाया था। तो यहाँ देखिए 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई और हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी, देखिए क्या था, श्रीरंगपट्टनम थी। या बराबर क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और ये रंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि यह धारण किया था और 1787 में इसका राज्यारोहण हुआ। और देखिए यहाँ फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। एक्चुअल क्या है कि यह स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, मतलब फ्रांसीसी प्रभाव ज्यादा थी। यह अपनी सेना को आधुनिक ढंग से फ्रांसीसियों के सहयोग से प्रशिक्षित किया था, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और यह अपने दूतावास से, कहा जाता है, अपने राजदूत को फ्रांस में भेजा था यह। और यहाँ देखिए जैकोबिन क्लब था जो कि स्वतंत्रता का हिमायती क्लब था, उसका यह सदस्य बना। और अंग्रेजों के साथ चार युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये आप डेट पूछता है, उसको ध्यान में रखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मतलब 69 तक हुआ था और द्वितीय 1780 से 84 है और तीसरा देखा जाए तो 1790 से 92 और अंतिम जो हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू के मारा गया और 1799 में हुई थी। और इसमें अंग्रेज जो गवर्नर जनरल थे उसको भी ध्यान में रखना है आपको। द्वितीय में वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे में कॉर्नवालिस, चौथा में लॉर्ड वेलेस्ली। ये कभी कभी मिलाने को भी दिया जाता है। अब देखिए इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों का एक संयुक्त गठबंधन था जो कि मैसूर के खिलाफ लड़ रहा था। ये परिस्थिति बस से ये गठबंधन बनते थे और ये गठबंधन टूटते थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा इसको। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर थी, ये कभी कभी पूछा जाता है। जैसे गुप्तों में देखा जाए तो उस पर गरुड़ की तस्वीर थी। अगर एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़िएगा, गुप्तों की ध्वजा पर अगर देखा जाए तो गरुड़ की चित्र था। इसी तरह यहाँ भी देखिए इसके राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर थी। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जैसा आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में, और काउंटी डी लाली का नाम जानते हैं जो फ्रेंच सेना का नेतृत्व कर रहा था, फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। तो ये आप ध्यान में रखिए। और देखिए आगे चलकर कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई है। तो देखिए प्रथम में अगर देखा जाए आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुई और यह 1769 को हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से हुई थी 1784, देखे थे ना, 1780 से ये 84 कालखंड जा रहा था, तो 84 में संधि हुई थी। और यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 1792 के बीच हुआ था और 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और चतुर्थ युद्ध में मैसूर का पतन हो गया, अंग्रेजों ने उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। बंगाल और मैसूर के बाद अब सिख राज्य को देखा जाए। सिख राज्य एक्चुअल सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा स्थापित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है, जो कि एक संत थे। यहाँ पर देखिए गुरु नानक के विषय में कुछ जानकारी आप हासिल कीजिए। और सिख संप्रदाय के संस्थापक का श्रेय गुरु नानक को जाता है, ये प्रथम गुरु कहलाते हैं। और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ये बराबर प्रश्न आता है कि आखिर जो सिख धर्म के संस्थापक
आप देखिए गुरु नानक ये किनके समकालीन थे, तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर देखा जाए तो बाबर जब आया था तो उस समय ये कहा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध को गुरु नानक के देखे थे। गुरु नानक का जन्म 1769 में हुआ। इनके जन्म दिवस पर ही गुरु पर्व यानी त्योहार मनाया जाता है, तो ये याद रखिए सिखों का प्रमुख पर्व है। और 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक के पुनर्जीवन का आभास हुआ और गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। तो आज भी आप भारत में देख सकते हैं कि गुरुद्वारा और जो गुरुद्वारा में लोग एक साथ मिलकर पंगत यानी एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, ये परंपरा है। और कहीं भी बड़े सिटी में आप गुरुद्वारा देख सकते हैं और वहां लंगर की व्यवस्था देखी जा सकती है, और यहाँ तक कि विदेशों में भी यह प्रचलित है। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। कहने का मतलब है कि एक साथ बैठकर भोजन करने से इसमें क्या आती है, मित्रता का भाव आता है और किसी प्रकार की जाति विरोध का स्वर नहीं वहां होता है। तो ये चीजें सिख धर्म के एक जड़ में थी। गुरु नानक ने 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। आप जानते हैं अभी भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर की स्थापना की है पाकिस्तान के साथ मिलकर। और गुरु अंगद 1539 से लेकर 52 है इनका ये कालखंड। सिखों के दूसरे गुरु थे, इनकी प्रारंभिक नाम था लहना था इनका प्रारंभिक नाम, और इन्होंने गुरु नानक के द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे, और अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति यानी लवन पद्धति को प्रचलित किया, जबकि अभी आप देख सकते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम और ताज विवाह सिखों के लिए और हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं के लिए है। और गुरु राम अमरदास के द्वारा लवन प्रचलित किया गया जो कि एक विवाह पद्धति थी। अकबर ने गुरु अमरदास को गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। दास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और हर एक देखा जाए पर एक गद्दी पर एक महंती की नियुक्ति की। बाद में चल के अगर देखेंगे कि इसी के कारण काफी सिखों में मतलब महंत पद के लिए काफी होड़ मचा और बाद में अकाली दल की स्थापना हुई यानी अकाल तख्त की स्थापना हुई। तो बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार यहाँ से क्या होता है, गुरु पद पैतृक हो गया। तो आपको पूछा जा सकता है गुरु पद किनके समय से ये पैतृक हो गया यानी वंशानुगत हो गया, तो गुरु रामदास के समय से हुआ। अपने 4 प्रमुख गुरुओं को पढ़ा, जिसमें से प्रमुख थे नानक देव जिनका जन्म हुआ था 1459 में, और यह तलवंडी जो कि अभी पाकिस्तान में है वहां इनका जन्म हुआ था। यह प्रश्न बार बार आते हैं। और इन्हें मृत्यु जो मिली थी वो करतारपुर साहिब में मिली थी। हम एक तथ्य जानते हैं कि जो भी स्थल सिख धर्म गुरुओं से संबंधित है उसके नाम के आगे साहिब जुड़ा रहता है। जैसे देखिए आप पटना साहिब, अमृतसर साहिब, तो तलवंडी साहिब और करतारपुर साहिब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद जिन्हें प्यार से लहना कहा जाता था, और इन्होंने लिपि यानी गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ करवाया। और दूसरा लंगर व्यवस्था जो गुरु नानक के द्वारा प्रचलित की गई थी उसे नियमित किया यानी अस्थायी बना दिया। और तीसरे गुरु जो थे अमरदास थे जिन्होंने देखा जाए तो सिखों की विवाह पद्धति यानी लवन पद्धति का प्रचलन किया। और अकबर इनसे भेंट करने के लिए आया था, तो और से अमरदास याद रखिए, और से अकबर भेंट करने के आया था। और चौथे गुरु रामदास थे जिन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। पहले अमृतसर जलाशय की स्थापना की, फिर वहां अमृतसर नगर बसाया, क्योंकि बीबी भानी को
500 गांव एक्चुअली देखा जाए तो अकबर के द्वारा दान दी गई थी और इसी में ही इन्होंने अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो आज आपने मैसूर राज्य को देखा, बंगाल राज्य को देखा और फिर कुछ सिख गुरुओं के बारे में पढ़े। इसे रिवाइज कीजिए, ये बार बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इससे। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।